Hello friends, myself Dr. M. K. Goku, Department Mathematics, Government College अजमेर। आज हम रिलेटिविटी के आगे के कंसेप्ट, स्पेशल रिलेटिविटी के आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हमने पहले अब तक जो किया है उसी के आगे की कुछ बात करेंगे। हमने वेलोसिटी के कंपोजिशन की बात की, एक्सेलरेशन के कंपोजिशन की बात की, वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्सेलरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहा है कि स्पेस और टाइम अब हम एब्सोल्यूट नहीं, दे आर रिलेटिविस्टिक नेचर। ऐसा ही कुछ करते हुए माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशंस के बारे में भी बात की थी। ये सब करने के बाद आज हम पहला काम वेलोसिटी ऑफ लाइट ये एब्रेशन के बारे में है, मैं बाद में बात करूंगा। पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, अब तक की जो हमारी स्टडी रही, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। क्यों ये फंडामेंटल वेलोसिटी कहते हैं इसको? तो उसके 5 बेसिक रीजंस हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। इट इज velocity of light is constant in all direction. सभी दिशाओं में velocity of light सेम है, constant। Second, it is impossible to send signals. It is impossible to send signals with a velocity greater than the velocity of light। अर्थात वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी से किसी सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट में अगर वेलोसिटी कोई भी और वेलोसिटी जोड़ी जाए तो भी वह वेलोसिटी c रह जाती है, c ही होती है। यानी एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी to the velocity of light is simply equal to c। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट में कोई भी वेलोसिटी जोड़ो और उससे ग्रेटर, हमने पहले ही कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेंड सिग्नल्स विद वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी से हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते, कोई प्रोपोगेट नहीं कर सकता। और एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सिंपली इक्वल टू c। वेलोसिटी ऑफ लाइट में कोई भी वेलोसिटी हम ऐड करें तो वो भी c के बराबर ही रहेगी। फोर्थ, लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में कोई भी दो फ्रेम्स अगर लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है तो उसमें ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहेगी।
it is invariant, it is invariant in any two frames connected with Lorentzian Lorentz transformations यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड कोई भी इनर्शियल फ्रेम्स होंगी उनमें ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहेगी. एंड द फिफ्थ वन, this is the fifth one. Fifth region is same for all observer. It is same for all observer, same for all observer irrespective of velocity of irrespective to all observers or source which are in motion. यानी ये कोई भी ऑब्जर्वर हो या कोई सोर्स हो, वो अगर मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तब भी ये सेम रहेगी. वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन द सेम. इन 5 कारणों से हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को फंडामेंटल वेलोसिटी कहते हैं. तो ये जो अब तक हमने किया है उसी के आधार पर ये हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट फंडामेंटल वेलोसिटी है. इसके आगे नेक्स्ट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के आधार पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर वॉल्यूम का एलिमेंट है, हम कह सकते हैं प्रूव दैट इन 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy एंड dz, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इन फर्स्ट फ्रेम, अगर 2 फ्रेम लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है तो फर्स्ट फ्रेम में वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy, dz होगा. Prove that the 3-dimensional volume element dx, dy, dz is not invariant. ये इनवेरिएंट नहीं है, लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, ये इनवेरिएंट नहीं है. इनवेरिएंट क्यों नहीं है? सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं dx डैश, dy डैश z और dz डैश, अगर x एक्सिस की तरफ स्पेशल लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंट x एक्सिस मूव करती है x एक्सिस की अलोंग दूसरी फ्रेम, तो dx डैश लॉरेंज कंट्रैक्शन फैक्टर से dx डैश क्या होता है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू dx. ये लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो वॉल्यूम एलिमेंट dx डैश, अगर सेकंड फ्रेम में dx डैश वॉल्यूम एलिमेंट dx डैश, dy डैश एंड dz डैश होगा, तो ये बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर इनटू dx, and dy dash is nothing but dy and dz dash is nothing but dz. So it is dy and dz. So in 3-dimensional space, this volume element is not invariant. Whereas in 4-dimensional space, it is invariant. In 4-dimensional space, volume element dx, dy, dz and dt, and adding to this, dt dash will be equal to dt over under root 1 minus v square over c square. So this cancels out and final result will be dx, dy, dz and dt. Thus, in 4-dimensional space, volume element is invariant.
dyz, dy and dt. Thus we can say in three-dimensional space volume element is invariant, is not invariant, whereas in four-dimensional space volume element is invariant. A simple exercise that we have to do. Now our today's task is to discuss about the aberration. We have seen it during our study or during our explanation to the negative result of Michelson-Morley experiment. We got this phenomenon. What is the aberration? पथांतरण, हिंदी में इसको पथांतरण कहते हैं. पथ का अंतर आ जाना है क्या? एब्रेशन है क्या? देखिए, उस समय अपन ने बात की थी एब्रेशन के लिए कि हम अर्थ पे बैठे बैठे किसी अर्थ स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब ऊपर स्टार है हमारे, उस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं. तो ड्यूरिंग आवर ऑब्जर्वेशन हमें उस जो हमारा टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है. यानी हमें यूं लगता है कि वो स्टार अपनी पोजीशन बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा है. जबकि यह है कि स्टार वहां अपने स्टार को एब्सोल्यूट स्टेट में माना है और अर्थ मूव कर रही है. अर्थ के मोशन के कारण हम स्टार के को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व हमें इस एब्रेशन वाले फिनोमेना को शो करता है, बताता है. क्या है एब्रेशन वाला फिनोमेना? है क्या? Aberration is a phenomena which produces an apparent motion of celestial objects that above their true position. यानी celestial object की जो true position है, उसके about motion which produces an apparent motion. Apparent motion को produce करते हुए दिखाती है aberration about their true position dependent on the velocity of the observer. ये जो ऑब्जर्वर है उसके ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. यानी ट्रू पोजीशन और अपरेंट मोशन को, अपरेंट सेलेशियल बॉडीज के अपरेंट मोशन को जो दिखा रही है अबाउट देयर ट्रू पोजीशन, उनकी एक्चुअल पोजीशन के अबाउट अपरेंट मोशन को दिखा रही है, वो किसके कारण से है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसके कारण से है. ये जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वो अपरेंट मोशन में नजर आएगा ट्रू पोजीशन के रेस्पेक्ट में. इट कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इस कारण से क्या हो रहा है? इट कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर. इस कारण से ऑब्जर्वर के मोशन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है कंपेयर टू व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. ऑब्जर्वर जब स्टेशनरी है उसके कंपैरिजन में वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है. जैसे अर्थ है, अर्थ की वेलोसिटी v से मूव, हम जानते हैं कि अर्थ मूव कर रही है सन के चारों तरफ. तो सन के उसके लीनियर वेलोसिटी भी है और रोटेशनल वेलोसिटी भी है. रेस्ट फ्रेम में ये पोजीशन जो अल्फा एंगल से थीटा एंगल से बता रही है और उसके बाद अपरेंट पोजीशन ये बता रही है कि ये है मूविंग या अपरेंट मूविंग पोजीशन. ये तो रेस्ट फ्रेम है, ये मूविंग पोजीशन में ये स्टार यहां दिखाई दे रहा है क्योंकि अर्थ मूव कर रही है. इस कारण से ये सब कुछ हो रहा है. तो इस फिनोमेना को, एब्रेशन वाले फिनोमेना को सबसे पहले 1727 में इसके बारे में बात की. वैसे हमारे जो पुराना ज्ञान है, पुरानी जो हमारी नॉलेज है, जो बहुत कुछ सीधे सीधे नहीं हुई है, पर उसके आधार पे भी ये सब चीजें ऑब्जर्व की गई. पर 1727 में ब्रैडले ने इसको पहली बार इस फिनोमेना के बारे में बात की और वेरी यूजफुल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ. एब्रेशन से
क्या किया, वेलोसिटी ऑफ अर्थ मालूम करने की कोशिश की इस एब्रेशन वाले फिनोमेना से। वेलोसिटी ऑफ अर्थ मालूम करने की कोशिश की व्हेन वी नो द वेलोसिटी नॉन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉन। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट का मालूम हो तब वेलोसिटी ऑफ अर्थ के मालूम करने की कोशिश की गई। और बाय द फिनोमेना ऑफ एब्रेशन द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट। जो लाइट की स्पीड है वो जिस मीडियम से होके पास हो रही है उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड उसके मीडियम उस पर कोई अफेक्ट नहीं कर, जिस मीडियम से पास हो रही है उसका उस पर कोई असर नहीं होगा स्पीड पे। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बाय विच इट इज ट्रांसमिटेड, बट द डायरेक्शन अफेक्ट्स तो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स एंटरिंग द इमिटिंग द लाइट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिलेशन में जो लाइट इमिट कर रहा है उसके मोशन पे डिपेंड करेगा। और इसी फिनोमेना के आधार पर ब्रेडले ने वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बारे में कुछ कोशिश की थी निकालने की, और ये भी फिनोमेना साथ में लिया था कि जो बिल्कुल जेनिथ पे जो स्टार्स होते हैं उनसे आने वाली लाइट, हम ये मानते हैं कि जेनिथ पे जो स्टार यानी हाईएस्ट टॉप पे जो स्टार है उनका मोशन सर्कुलर होता है, और जो स्टार्स जेनिथ पे नहीं है उनका मोशन इलिप्टिकल होता है। और इलिप्टिकल मोशन में वो एक साल के अंदर अपना पाथ पूरा करते हैं। वो स्टार एक साल में अपना पाथ पूरा करते हैं। उसी को आधार मानकर ये निकालने का प्रयास किया गया। अब किस तरह से निकाला, देखिए दो फ्रेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड परपेंडिकुलर टू जेड। सेकंड फ्रेम, second inertial frame related with Lorentzian transformation. Two frames are joined with the Lorentzian transformation. Second frame is moving along x-axis. This is x dash, this is y dash, and this is z dash. Observer are here O and O dash. So it is supposed that the observer, this frame is related with the sun and this frame is related with earth. And as we know, earth is moving related to sun in its linear motion as well as rotational motion, having some velocity, say its velocity is v. And these two are inertial. These two frames are joined by the Lorentzian transformation. So velocity, suppose a source of light is here, this is observer on the sun and this is observer on the earth, and the source of light emitting light making an angle alpha O dash, making an angle alpha with the first frame, and the source emitting light and observed by the observer O dash making an angle alpha dash. So component of velocity component of velocity along x-axis, along y-axis are given by ux. Means velocity observed by this observer situated on this
sun is, it is ux is c cos alpha. It is c, velocity of light is c towards this. This is the direction. This is the direction. So it is c cos alpha. Alright. And what is uy? Uy is equal to minus c sin alpha, and uz perpendicular, uz is equal to 0. What is uy? Let us focus on it. Ux component of this along this is ux cos alpha. But component of this along this, actual direction of this velocity is in xy plane, so its velocity is in this direction, making an angle alpha plus 90 plus alpha. This angle is alpha, so this angle will be alpha with x-axis, making an angle alpha. So angle with y-axis is 90 plus alpha, and in that way it is c sin 90 plus alpha, so it is minus c sin alpha. Similarly, the velocity observed by this observer is ux dash is given by c cos alpha dash, and uy dash in a similar fashion, uy dash will be equal to minus c sin alpha dash, and uz dash is equal to 0. Since this P point lies in the plane of xy, therefore motion along z axis and z dash axis is 0. The component of the velocity is 0. Thus, since these two frames are joined by the Lorentzian transformation, so what is the Lorentzian transformation? Where ux x dash is equal to x minus vt. This is the x minus vt upon under root 1 minus v square over c square. Y dash is equal to y, and z dash is equal to z. Z dash is equal to z, and t dash is equal to t minus vx over c square upon under root 1 minus v square over c square. This is x dash, y dash, z dash, and t dash. So dx dash from here, dx dash means differentiation with respect to x dt. Dx dash is equal to dx minus v dt upon under root 1 minus v square over c square. Dy dash is equal to dy and dz. Since the motion is in the xy plane, so it is not required, and dt dash is equal to dt minus v by c square into dx, v by c square into dx under root 1 minus v square over c square. From here, what is dx dash over dt dash? This is nothing but ux dash. Dx dash over dt dash will be equal to dx minus v dt over dt minus v over c square into dx. Now this I can write dx over dt, dx over dt minus v over dt, dt divided by dt, so it is 1 minus v upon c square into dx over dt. So this is equal to ux. This is ux minus v upon under root 1 minus v upon c square into ux.
This is the transformation between ux dash and ux. Similarly, uy dash is dy dash over dy, dy over dash over dt dash. And what is dy dash? Dy dash is dy and dt dash is dt minus v upon c square into dx upon under root 1 minus v square over c square. So this I can write dy over dt, so divided by dt. So dy over dt will be uy under root 1 minus v square over c square divided by 1 minus v by c square into dx over dt is ux. So this is uy dash. From these transformations, I can write uy dash over ux dash. What is uy dash over ux dash? It is uy under root 1 minus v square over c square over 1 minus v over c square into ux dash is 1 minus v over c square into ux upon under root, this is ux minus v. So this cancels out and this is uy under root 1 minus v square over c square upon ux minus v. This is uy dash over ux dash. So, from here and using this, uy dash is minus c sin alpha dash over ux dash c cos alpha dash is equal to, what is uy? Uy is equal to minus c sin alpha under root 1 minus v square over c square over ux is c cos alpha minus v. So this implies tan minus tan alpha dash is equal to, c cancels out if I take c is common from here. So this is minus tan alpha c cos alpha. Take c cos alpha is common. So taking c cos alpha is common in denominator, then this will be equal to tan alpha minus 1 upon c square upon 1 minus v over c cos alpha. And from here I can write tan alpha dash is equal to tan alpha under root 1 minus v square over c square over 1 minus v over c cos alpha. This is the transformation equation for aberration. This is the transformation equation for aberration, and from here I can write b by c sec alpha. I can write instead of cos alpha, I can write here sec alpha. This is the transformation equation for aberration. Now
what happens if V is very, very less than C? What happens? From here, if V is very, very less than C, then in that case, tan alpha dash will be equal to, this factor will be equal to, this is 0, so this will be tan alpha divided by tan alpha into 1 minus V upon C cos alpha as it is, and minus 1 inverse. I can write. So tan alpha dash is equal to tan alpha into 1 plus V upon C cos alpha, और आगे के पार्ट छोड़, माइनस है ना, इनवर्स है, सो वह प्लस आ गया, तो आगे के पार्ट हायर पार्ट छोड़ देते हैं, बहुत छोटे हो जाएंगे, इसलिए अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, tan अल्फा when V is very, very less than, it will give us tan alpha dash is equal to tan alpha plus V by C into tan alpha upon cos alpha, means sin alpha upon cos square alpha. Tan alpha dash minus tan is equal to tan alpha and V by C sin alpha upon cos square alpha. This is the relation, and from here tan alpha dash minus tan alpha will be equal to V upon C sin alpha over cos square alpha. And when alpha is alpha dash, if alpha dash is alpha plus delta alpha, if alpha dash is alpha plus delta alpha, and using this relation alpha dash is equal to alpha plus delta alpha, here we will get sin alpha plus delta alpha will be equal to sin of delta alpha, and cos alpha plus delta alpha is cos alpha when delta alpha is very small. So this will be sin alpha plus delta alpha with, or sin delta is equal to delta alpha, and cos delta alpha is cos delta alpha is equal to cos delta alpha. अगर मैं इसका यूज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू दिस, और अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. अगर इसको यूज करता हूं यहाँ, तो मेरे पास फाइनल जो ऑपरेशन का रिलेशन आएगा, साइन डेल्टा अल्फा विल बी इक्वल टू साइन डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू वी बाई सी. यहाँ से डेल्टा अल्फा इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके और निकालेंगे, इनका यूज करेंगे, तो डेल्टा अल्फा विल बी इक्वल टू वी बाई सी, एंड साइन अल्फा cos delta alpha will be given as 1, so it is sin alpha. This is the observed fact. This is the relation for apparition. The change in angle is given by V by C sin alpha when V is very, very less than C. This is the phenomena of apparition that we observed, and it is observed by the Bradley. Thanks for all for today.